अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैंने जो एडिटोरियल लिया है वो डॉन में 26 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था और ये एक हमारा जो चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे बुशारत हुसैन ने रिक्वेस्ट की थी इस एडिटोरियल की, तो उस रिक्वेस्ट पे मैं ये एडिटोरियल बना रहा हूँ। आप लोगों ने भी कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई एडिटोरियल जिसके आप उर्दू तर्जुमे के साथ उसकी वीडियो देखना चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर मैं आपको ना भी रिप्लाई करूँ तो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ कमेंट्स, और मेरी कोशिश होगी कि वीकेंड पे जो है वो लाजमी जो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है उसमें से किसी एक रिक्वेस्ट पे जो है वो वीडियो बना सकूँ। तो आज की वीडियो जो है वो बुशारत हुसैन के कहने पर मैं बना रहा हूँ, और ये जो इसका टाइटल है वो है व्हेन द एलीट फाइट, और इसके राइटर हैं वो है उज़ैर यूनुस। अब इसमें ये कह रहे हैं, एक मिनट इसके मीनिंग ऑन कर लूँ। अच्छा, अब इसमें राइटर थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे दूँ। उसमें यह है कि व्हेन द एलीट फाइट, कि जितने भी हमारे टॉप पे लोग होते हैं हुकूमत में, चाहे बेशक वो हमारे पास डेमोक्रेसी हो या बादशाहत हो, जहाँ पे भी हो, उन्होंने कहा क्या होता है जब वहाँ पे ऊपर टॉप लेवल पे फाइट होते है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तनाज़ा होता है, तो फिर क्या असरात होते हैं उस वाले से उन्होंने बताया हुआ है। तो इसको शुरू करते हैं एडिटोरियल को। फ्रॉम द डेमोक्रेसीज ऑफ यूरोप टू द किंगडम्स ऑफ द गल्फ। अब ने कहा चाहे वो डेमोक्रेसी हो हमारे पास यूरोप की या वो किंगडम बादशाहत हो ऑफ द गल्फ, ऑलमोस्ट एवरी नेशन स्टेट हैज़ इंट्रीग एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन इट्स रूलिंग एलीट। तो इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी किस तरह की आपकी हुकूमत हो, चाहे आपकी डेमोक्रेसी हो चाहे बादशाहत हो, जो भी जितने भी हमारे पास ये हैं नेशन हमारे पास हैं, मुल्क हैं, वो क्या है, हैज़ इंट्रीग। इंट्रीग ये होता है हमारे पास द सीक्रेट प्लानिंग ऑफ समथिंग इलिसिट और डिट्रीमेंटल, कि वहाँ पे भी प्लानिंग चल रही होती है किसी ऐसी चीज़ की इलिसिट जो कि लीगल ना हो, प्लॉट बन रहा होता है, प्लानिंग हो रही होती है, एंड कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें तनाज़ा भी हमें नज़र आते हैं, तनाज़ात भी हमें नज़र आते हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, विद इन इट्स रूलिंग एलीट टॉप पे आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप पावर पे ऊपर आ जाते हो, आप वहाँ पे रहना चाहते हो, तो वहाँ पे आप प्लॉट कर रहे होते हो, आप वहाँ पे तनाज़ात जन्म ले लेते हैं। तो ये इन्होंने बता रहे हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। और पहले डेमोक्रेसी के बारे में बात करें। डेमोक्रेसी इज़ द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व थ्रू द रेगुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उन्होंने कहा अगर तो ये डेमोक्रेसीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे तो ये तनाज़ा है वो रिजॉल्व यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, उसको सॉल्व कर लिया जाता है, हल कर लिया जाता है। उन्होंने कहा वहाँ तो हल कर लिया जाता है थ्रू रेगुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि वहाँ एक प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें, तो उसके थ्रू सॉल्व कर लिया जाता है, हल कर लिया जाता है विद इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आज़ाद खुद मुख्तार इदारे होते हैं, और वो जो है इस मसले का हल निकाल लेते हैं, मेकिंग श्योर दैट द रूल्स ऑफ द गेम आर फॉलोड, और वो इसका हल निकाल लेते हैं डेमोक्रेसीज़ में। लेकिन साथ वो बता रहे हैं, पहले उन्होंने उसकी डेमोक्रेसीज़ की बात की है जहाँ पे हमारे पास जमहूरियत है, और अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास बादशाहत है, यानी कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं। उन्होंने कहा द प्रोसेस इज़ लेस ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है शफाफियत, जिसमें शफाफियत बोलते हैं, लेस ट्रांसपेरेंट, कि वो हमें इतना ज़्यादा शफाफ नहीं होता वो प्रोसेस जहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, बादशाहत होती है, तो वहाँ पे अपना होल्ड वो रखने की कोशिश करते हैं, तो इतनी शफाफियत नहीं होती। बट ऑब्जर्वर्स पेइंग अटेंशन नो इफ़ एंड व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अकर्स। लेकिन ज़ाहिर है जो बाहर बैठे ऑब्जर्वर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो है तनाज़ा जन्म ले रहा है, बेशक जिस भी किस्म की हमारे पास हुकूमत हो। पहले डेमोक्रेसी की बात हुई, फिर इसकी हमारे पास ये थी बादशाहत, इसकी बात हुई। अब बात करें ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज़। अब ये ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज़ क्या होती हैं? इट मे बी द ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन रिजीम टू अ फुल डेमोक्रेसी। उनका ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही पहले वहाँ बादशाहत हो और वहाँ से वो चेंज हो रही हो, ट्रांजिशन हो रही हो किसमें, फुल डेमोक्रेसी में, या ट्रांजिशन बोलते हैं चेंज को, या ट्रांजिशन हो रही हो फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम से सेमी डेमोक्रेसी में जा रहा हो, या हमारे पास ट्रांजिशन हो फ्रॉम सेमी अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे ये तीन तरह की इसकी बात करें कि वहाँ पे क्या होता है जब हमारे पास ऊपर एलीट में जो है झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और इन ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज क्या है, वे आर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिमेन वीक। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ इदारे जो हैं वो इतने आज़ाद नहीं होते, वो
कमज़ोर होते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट कैन प्ले आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और यही वजह है कि वहाँ पे अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो ये बड़ी देर चलता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है, ऑफन डिसेंडिंग इनटू अ मैशवेलियन कॉन्टेस्ट वेयर द विक्टर गेट्स टू कीप अ फर्म ग्रिप ऑन पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। और उसमें क्या होता है, ये काफ़ी देर तक तनाज़ा चलता है और उसमें जो जीतता है, फाते होता है, वो काफ़ी देर तक जो है वो अपने पावर जो होता है उसको मतलब ऊपर काफ़ी देर तक आके बैठ जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। इन ऑल थ्री केसेस, ये तीनों केसेस जो मैंने आपको बताए हैं, व्हेन द प्रोसेस टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन, उन्होंने कहा लेकिन जब इन किसी भी किस्म की इन तीन में से आपके पास हुकूमत हो, लेकिन जब आपका जो प्रोसेस होता है इसको रिजॉल्व करने का, कॉन्फ्लिक्ट को, तनाज़े को हल करने का, ड्रैग्स ऑन यानी कि आगे चलता है, फ़ौरन हल नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, तो उस टाइम लगने से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, आप वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई किसी भी स्टेट को, किसी मुल्क को चलाने के लिए इकोनॉमिकली उसको सारा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, स्टेबल होना पड़ता है। लेकिन अगर ये देर तक तनाज़ा चले तो क्या होता है, हमारे पास इंस्टेबिलिटी हो जाती है, सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी इंक्रीजेस बढ़ जाती है। कंट्रीज अंडरगोइंग दिस प्रोलॉन्ग्ड एलीट कॉन्फ्लिक्ट क्विकली फाइंड देमसेल्व्स फॉलिंग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और जितने भी ममालिक हैं वो इस तरह की जो तनाज़ात में घिर जाते हैं तो वो जल्दी उनको पता चल जाता है कि वो बहुत पीछे रह गए हैं। किन से? दुनिया के दूसरे ममालिक से किस चीज़ों में? सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ये लोग बिल्कुल पीछे रह गए हैं अगर तनाज़ा तवालत पकड़ जाए फिर तो। अब the fact that too much conflict among elites draws their attention away from the daily task of policy making, governance and legislation should not be surprising. अब इसमें होता क्या है कि देखें, जब ऊपर टॉप लेवल पे आप अपने तनाज़ात में घिर जाते हो तो आपकी अटेंशन वहाँ से ख़त्म हो जाती है। कहाँ से? कि आप कोई पॉलिसी बनाओ अपने मुल्क के लोगों के लिए, गवर्नेंस को बेहतर करो, लेजिस्लेशन बनाओ, कवानीन बनाओ, शुड नॉट बी सरप्राइजिंग। और जब वहाँ से उनकी तवज्जो हट जाती है तो ये हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं तो उनको ये ख्याल तो नहीं होगा कि हमने पॉलिसी बनानी है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, कि कवानीन बनाने हैं। प्लेग्ड विद डेली बैटल्स फॉर कंट्रोल एंड पावर। प्लेग्ड विद होता है कि आप उसका शिकार हो, प्लेग्ड इसको मैं देख लेते हैं, टू कॉज वरी, पेन और डिफिकल्टी टू समवन। तो आप इससे क्या होता है कि आप लगातार उसका शिकार जब होते हो, प्लेग्ड विद डेली बैटल्स फॉर कंट्रोल एंड पावर, कि आपका ध्यान सारा उसमें होता है कि कंट्रोल किस तरह हासिल करना है, पावर कैसे हासिल करना है, बोथ थ्रू लेजिटिमेट एंड लेजिटिमेट मीन्स, बिल्कुल जायज़ तरीके से भी और नाजायज़ तरीके से भी। एलीट्स क्विकली बिगेन टू लूज फोकस ऑन की एरियाज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और इस तरह ऊपर में बताया है कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें इनका ध्यान जो है वो कम हो जाता है नेशनल इंटरेस्ट के और रिफॉर्म के, और वो सारा ध्यान उनका अपने जो झगड़े हैं उसको सॉल्व करने में लग जाता है। द डिज़ायर टू गेन और मेनटेन कंट्रोल लीड्स देम टू व्यू पॉलिसी फ्रॉम अ नैरो परस्पेक्टिव। और फिर जब उनका जो सारा ध्यान होता है वो कंट्रोल हासिल करने पे होता है तो वो बिल्कुल ही जो पॉलिसी होती है उसको नैरो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वेयर पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बिकम्स कॉन्फ्लेटेड विद नेशनल इंटरेस्ट। और उसमें क्या कॉन्फ्लेटेड क्या होता है? दो चीज़ें जो मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लेटेड। द डिक्शनरीज डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लेट इज ब्रिंग टुगेदर एज इन फ्यूज, दो चीज़ों को मिला देना। तो वहाँ पे क्या होता है इन लोगों का, जहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, जो पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होता है वो मिलकर एक हो जाता है, और ये क्या उससे कॉन्फ्लिक्ट करता है, किससे? नेशनल इंटरेस्ट से। जाहिर है फिर जब आपने एक चीज़ अपने लिए बेहतर करनी है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो मुल्की मफाद है उससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तीन तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बताने के बाद कि अगर ऊपर मसले हों तो क्या मसाइल होते हैं कि आप तवज्जो नहीं दे पाते हुक्मरान जो है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान पे आ गए हैं। पाकिस्तान में उन्होंने बताया कि क्या क्या मसले रहे हैं कि जब भी टॉप पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो उस हवाले से बात करें पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान हिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बीन प्लेग्ड विद ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन बिटवीन सिविलियन एंड नॉन सिविलियन एलीट्स। उनके पाकिस्तान की अगर हम भी तारीख को देखा जाए, अगर जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तो फिर भी ये हैज़ बीन प्लेग्ड विद, यानी कि बड़ी उससे जारी है क्या चीज़ जारी है? ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट, एक तनाज़ा जारी है अमंग एंड बिटवीन, किसके दरमियान? सिविलियन और नॉन सिविलियन एलीट्स। हमने देखा है हमारे पास डेमोक्रेसी भी आती है, हमारे पास डिक्टेटरशिप भी है, तो ये ऊपर टॉप पे है वो मसले जारी हैं। अब द फर्स्ट मेजर फ्लैश पॉइंट वॉज द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ सून आफ्टर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। उनका पहला जो हमारा फ्लैश पॉइंट था वो क्या था? जहाँ मार्शल लॉ लगाया गया था कुछ ही देर बाद, जब मुल्क के बनने के, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद। और उसके बाद सेकंड वो कह रहे हैं ये इसको ना आप वो कर लें, इसको मैं आपको ना इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मेन चीज़ें जो हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं ना यहाँ पे तक, इसको
इसको हाईलाइट कर लेते हैं ये चीज़। उन्होंने कहा फर्स्ट मेजर फ्लैश पॉइंट क्या था, वाज द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, जब मार्शल लॉ लगा था मुल्क की आज़ादी के बाद। सेकंड हमारे पास क्या था, ब्रेकअप ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जब ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे अलहदा हो गया था और फिर बांग्लादेश वजूद में आया। फिर तीसरा हमारे पास ये ऊपर जितने भी हमारे तनाज़ात थे उसकी वजह से क्या हुआ कि भुट्टो को फांसी दी गई एंड द डार्क पीरियड ऑफ ज़िया's डिक्टेटरशिप। फिर हमारे पास ज़ियाउल हक का जो है वो डिक्टेटरशिप का पीरियड था। फिर हमारे पास फोर्थ क्या था, फोर्थ बिगैन विद द टग ऑफ पावर बिटवीन नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर भुट्टो। अगर हम अपनी सियासी उस तारीख को देखें तो उसमें क्या था, हमें टग ऑफ पावर नज़र आता है कि दोनों कोशिश कर रहे थे पावर हासिल करने के, कौन, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, वो हमें नज़र आता है। एंड कल्मिनेटेड इन द मुशर्रफ डिक्टेटरशिप। उसके बाद हमें क्या नज़र आती है, मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप एरा नज़र आता है। एंड ऑन गोइंग क्राइसिस सून आफ्टर द डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन 2008 एंड इज स्टिल प्लेइंग आउट। और फिर हमें अभी भी जो नज़र आता है जो क्राइसिस हमारे पास चल रहा है, वो ये मसले हैं वो अभी तक जारी हैं कि टॉप पे जो है वो पावर के लिए लड़ाई जारी है। और उसका फ़र्क किसको पड़ता है, आवाम को पड़ता है, क्योंकि ना लोग वो पॉलिसी बनाने की तरफ जाते हैं और ना उनका कोई इकोनॉमिक, क्योंकि इंस्टेबिलिटी हो जाती है तो फिर ये माशी तौर पे भी वो मुस्तहकम नहीं हो पाता मुल्क। और यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि ये मसाइल थे, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि ऊपर कोई ना कोई मसला चलता ही रहा, चाहे बेशक डिक्टेटरशिप हो चाहे आपकी जमहूरियत हो। द अपकमिंग धरना, और उसके बाद अभी आ गए हैं धरना, जो अभी मौलाना फजल रहमान का धरना आ रहा है उस पर आ गए हैं राइटर। द अपकमिंग धरना बाय मौलाना फजल रहमान, अ क्लेरिक विद ड्यूबियस डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स शुड बी व्यूड विद इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग एलीट कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा इसी एलीट कॉन्फ्लिक्ट में हमें, इसके तनाजुर में हमें मौलाना फजल रहमान के धरने को भी देखना चाहिए। द प्ले बुक इज द सेम irrespective of who the elite faction is. They claim that their faction represents the interest of the downtrodden masses that are struggling to make ends meet. उन्होंने कहा ये वही पुरानी कहानी है जिसमें एक फैक्शन, एक ग्रुप आ जाता है जो दूसरे हुकूमत है उससे इख्तलाफ करता है। वो कहता है कि भाई देखें हम जो हैं डाउन ट्रेडन मैसेज, जो बिल्कुल पिछड़े हुए अवाम है, उनकी मदद के लिए आए हैं, डेट आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, जो कि बिल्कुल उनका बड़ा मुश्किल से गुजारा है। और जो रूलिंग फैक्शन है उसको हटा के खुद वो आना चाहते हैं। डेट द रूलिंग फैक्शन केम टू पावर थ्रू इलिजिटिमेट मीन्स। और उसका फिर ये कहना है कि जी जो अभी मौजूदा हुकूमत में है वो क्या है, वो आए हैं इलिजिटिमेट मीन्स, नाजायज़ तरीके से हुकूमत में आए हैं, मस्ट पैक अप एंड गो, और बस उनको अपना वो बोरिया बिस्तरा संभालना चाहिए और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। एंड डेट दे विल प्रोटेस्ट अंटिल देयर डिमांड्स आर मेट, और वो एहतजाज करेंगे जब तक उनकी जो है डिमांड्स वो ये हैं वो पूरी नहीं हो जाती। द एंसुइंग प्रोटेस्ट सीक टू मैक्सिमाइज इंस्टेबिलिटी, और इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि इंस्टेबिलिटी हो जाए इन की पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली द कैपिटल। और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे अहम शहर हैं वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो, ख़ास तौर पे कहाँ पे, कैपिटल में, इस्लामाबाद में। बेस्ड ऑन evolving situation, non-political elites play off one faction against the other to guard and maximize their interest, and the issue drags on until a tenuous ceasefire is reached and the factions retreat only to fight another day. उनका ये इसी तरह का ये प्रोसेस है कि एक फैक्शन आगे आ जाता है और वो कहता है कि नहीं भी दूसरा जो है वो इलिजिटिमेट तरीके से आया हुआ है और मैंने जो है हम आके ठीक कर देंगे। और उनका ये प्रोसेस जो है वो इस तरह चलता रहता है हमारे पास, और उसमें कोई सीज़फायर हो जाता है या क्या, एंड द फैक्शंस रिट्रीट ओनली टू फाइट इन द डे, और उसके बाद ये दोबारा मंजर यहाँ पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है। एग्जांपल उन्हें दे के बताई है, जिस तरह ये फजल रहमान वाली भी आ गई है कि अब हमारे पास दोबारा वो फैक्शन आ गया है कि वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत को जाना चाहिए और हम आके सारे मसले ठीक कर देंगे। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ लेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट सारा ये आ रहा है धरने वाला फजल रहमान का, ये इज़ लेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा ये मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में नहीं है, द सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द मैसेज एंड द कंट्री स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, एंड मोर अबाउट द हु गेट्स टू कीप कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री वेयर पैट्रनेज एंड रेंट सीकिंग इज द ओनली वे टू मेंटेन अ ग्रिप ऑन पावर। उन्होंने कहा ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नहीं है, ये किस लिए है, ये इसलिए है कि वो फैसला हो सके कि कौन रखता है, हु गेट्स टू कीप कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, कि कौन रिसोर्सेज मुल्क की हासिल कर पाता है। वे पैट्रनेज एंड रेंट सीकिंग इज़ द ओनली वे टू मेंटेन अ ग्रिप ऑन पावर। उन्होंने कहा ये मुस्तकबिल के लिए सारे ये धंधे शरने नहीं हो रहे, ये सिर्फ पावर में आने के लिए है, ये काम सारा हो रहा है। एज दिस एलीट कॉन्फ्लिक्ट इज ड्रैग्ड ऑन, उन्होंने कहा ये एलीट कॉन्फ्लिक्ट जो है ड्रैग्ड ऑन हुआ है। आपको सारी एग्जांपल्स देके हिस्ट्री से बताया है कि हमेशा कोई ना कोई ऊपर मसला चलता ही रहा है। पाकिस्तान एज अ कंट्री हैज़ कंटिन्यू टू फॉल बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस सारे मसले की वजह से पाकिस्तान जो है वो बड़ा पीछे चला गया दुनिया के मुकाबले में। पुअरली एजुकेटेड एंड स्किल, एजुकेशन का जो है वो
पुअरली एजुकेटेड यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं यहाँ पे लोग, एंड स्किल्ड भी नहीं है, मेल नरिश्ड है, पूरे उनको खुराक सही नहीं मिलती, एंड स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, और वो उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स हैव सीन देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग रिमेन स्टैग्नेंट, और पाकिस्तानी ने क्या देखा है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो मयार ज़िंदगी है, वो स्टैग्नेंट है, यानी कि उसमें कोई बेहतरी नहीं होती, इफ़ नॉट एरोड ओवर द कंट्री ऑफ दिस सेंचुरी। द मोस्ट रिसेंट IMF प्रोग्राम नेसेसिटी ड्यू टू द एलीट्स इनएबिलिटी टू मीनिंगफुली रिफॉर्म द इकोनॉमी। उन्होंने कहा हमारे जो रिसेंट आया है हाल ही में IMF का प्रोग्राम, और वो किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि हमारे जो एलीट्स थे वो रिफॉर्म नहीं कर पाए थे हमारी मईशत को। हैज़ ओनली कंपाउंडेड प्रॉब्लम्स फॉर द मैसेस, कंपाउंडेड होता है बढ़ा देना, उसने क्या किया है, प्रॉब्लम्स बढ़ा दी हैं मैसेस आवाम के लिए। मीनिंगफुल रिफॉर्म बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इज ऑल बट इम्पॉसिबल अंडर द करंट सिचुएशन। उन्होंने कहा अगर हम बात करें कि मीनिंगफुल रिफॉर्म हो सियासी तौर पे और मुआशी तौर पे, तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन नज़र आता है किसमें, अभी मौजूदा सूरत हाल में। एन एग्जाम्पल इज़ द फेलियर टू प्राइवेटाइज लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द PIA एंड स्टील मिल्स। और इसकी एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी है कि हम नहीं कर सके प्राइवेटाइज किसे, जो नुकसान कर रही थी स्टेट ओन्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, कौन सी, PIA और स्टील मिल्स। द प्रोसेस इज अपोज्ड बाय एलीट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन। उन्होंने कहा ये प्राइवेटाइजेशन करने को मुखालफत की जाती है जब ये लोग ऑपोजिशन में होते हैं, लेकिन इट इज़ सपोर्टेड बाय द सेम सेट ऑफ एक्टर्स व्हेन दे कम टू पावर। लेकिन मसला ये है कि जब वही लोग पावर में आते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ये इदारे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। फेसिंग एन ऑपोजिशन दैट इज़ ट्राइंग टू वीकन द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा एक ऐसी ऑपोजिशन का सामना ये कोशिश करिए कि हुकूमत को कमज़ोर कर दिया जाए। द प्रोसेस डज नॉट मूव फॉरवर्ड। उन्होंने कहा जिस तरह ये फजल रहमान ये भी कह रहे हैं, इससे द प्रोसेस डज नॉट मूव फॉरवर्ड, इससे प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। मेनली ड्यू टू फियर दैट अपहीवल कॉज्ड बाय प्राइवेटाइजेशन वुड ओपन द डोर फॉर ओपोनेंट्स टू वीकन द गवर्नमेंट एंड टेक पावर अवे फ्रॉम द रूलर्स। और इसका क्या इन्होंने बात की है, इसका क्योंकि ये डर होता है, क्योंकि लोग ये क्यों नहीं होती हमारे पास प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, क्योंकि लोगों को ये होता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गई तो वुड ओपन द डोर, ये दरवाजे खोल देगा किस चीज़ की, फॉर ओपोनेंट्स के, जितने भी आपके ख़िलाफ़ लोग बोलने वाले हैं वो आपके उसमें आ जाएंगे, टू वीकन द गवर्नमेंट एंड टेक पावर अवे फ्रॉम द रूलर्स। फिर लोगों को ये खतरा होता है कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो गई तो उनको मौका मिल जाएगा हमारे जितने भी मुखालफीन हैं और हुकूमत को कमज़ोर करने का, और हो सकता है वो इस वजह से हमसे हुकूमत छीन लें। तो बेसिकली बात सारी यही है कि ऊपर जो टसल हो रही होती है तो उसकी वजह से बड़े काम नहीं कर पाती हुकूमत, सिर्फ अपने आप को पावर में रखने के लिए। अनदर एग्जाम्पल इज़ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। अब ने कहा ये एक और एग्जाम्पल जो है ये एलीट कॉन्फ्लिक्ट में, वहाँ पे क्या डेवोल्यूशन ऑफ पावर वहाँ पे नहीं की जाती, कहाँ पे, ग्रास रूट लेवल पे। एवरी पॉलिटिकल पार्टी टॉक्स अबाउट डेवोल्यूशन इन इट्स मैनिफेस्टो। उन्होंने जितनी भी हमारे पास सियासी पार्टीज़ हैं वो अपने मैनिफेस्टो होता है मंशूर, अपने मंशूर में वो ज़रूर बात करते हैं कि बिल्कुल हम निचली सतह तक जो है वो पावर को लेके जाएंगे, सिर्फ एलीट के पास नहीं होगी, नीचे तक पावर हमारे पास इख्तियारात जाएंगे, कि वो डेवोल्यूशन की बात करते हैं अपने मंशूर में। और एंड वाइल पावर वॉज डिवॉल्व टू प्रोविंसेस, ने कहा पावर को प्रोविंसेस तक तो मुंतकिल किया गया, इट हैज़ नॉट बीन डिवॉल्व टू द सिटीज़ एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन अ सूटेबल वे। लेकिन इसे शहरों और म्यूनसिपैलिटीज़ में तक जो है वो मुनासिब तरीके से डिवॉल्व नहीं किया गया है। द रीज़न, और इसका रीज़न क्या है, रियल डेवोल्यूशन वुड टेक पावर अवे फ्रॉम द पार्टीज एट द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल। उन्होंने कहा अगर ये रियल डेवोल्यूशन है नीचे तक मुंतकली इख्तियारात की, उससे क्या होगा, वुड टेक पावर अवे, तो वो पावर जो है उनकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पे, एंड गिव इट टू द मैसेज, और नीचे आवाम तक जो है वो रसाई हो जाएगी इन इख्तियारात की। इन्फ्लिक्टिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्म्स ऑन एलीट्स हु बेनिफिट फ्रॉम द स्टेटस को। और ये उनके लिए नुकसान होगा, किनके लिए, जो हमारे पास स्टेटस को, यानी जिस तरह वो है ऊपर टॉप पे इनको मिलती हैं चीज़ें, इख्तियारात वगैरह चीज़ें, तो वो जिससे ये फ़ायदा उठाते हैं, तो अगर ये नीचे तक चलेगा इख्तियार तो उनको फ़र्क पड़ेगा हमारे पॉलिटिकल एलीट को, तो वो भी उन्होंने कहा वो नहीं चाहते। ये है तो होता तो ये हर एक के मंशूर में है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। प्रोविंसेस तक तो हो जाती हैं लेकिन उससे नीचे जो है इख्तियारात की मुंतकिली नहीं की जाती। अब आगे बात कर रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान's inability to enact meaningful reform that benefits a broad spectrum of society must be viewed within the context of this elite conflict। उन्होंने कहा पाकिस्तान भी जो है वो मीनिंगफुल रिफॉर्म नहीं ला सका है, तो वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए, इस एलीट कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट होली डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ रूलिंग एलीट्स टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज़। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसीज़ पे अमल दरामद होता है कि नहीं, ये डिपेंड भी सारा उसके ऊपर होता है हमारे रूलिंग एलीट्स पे। फ्लॉड इज़ द माइट बी, बट क्योंकि डिपेंड ही उसी पे होता है, चाहे वो जितने
भी उनमें ख़राबियाँ हों, डिपेंड उसी पे होता है कि अगर वो पॉलिटिकल एलीट जो हमारे हैं वो अगर वो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं तो तभी कुछ हो सकता है। बट दिस कैपेसिटी एंड एबिलिटी इज curtailed when elites are settling scores among themselves। लेकिन उन्होंने कहा ये कैपेसिटी और एबिलिटी आपकी कम हो जाती है, curtailed हो जाती है कब, जब elites होते हैं सेटलिंग स्कोर्स, जब वो ये कर रहे होते हैं कि आपस में जो है वो झगड़े उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ट्राइंग टू यूज़ पैट्रनेज एंड रेंट्स टू बाय द लॉयल्टी नेसेसरी टू स्टे इन पावर। तो उनकी सारी वो कोशिश होती है, महवर होता है, वो ये होता है कि पावर में रहने के लिए होता है, तो उस वजह से स्टेट जो है वो हमारी वो सफ़र करती है। सिर्फ ये टसल होती है एलिट्स के माबैन, उस हवाले से बात हो रही है। द मैसेज yearning for change have been nothing more than mere pawns in this game of thrones। उन्होंने कहा जो मैसेज जो जनरल पब्लिक होती है जो चेंज चाह रही होती है उन्हें कुछ नहीं मिलता इस सारे झगड़े में। देयर इंटरेस्ट आर क्विकली फॉरगॉटन। उनके जितने भी मफादात हैं उनको जल्दी भुला दिया जाता है। विद एनी फैक्शन फाइंड इटसेल्फ ऑक्यूपाइंग द सीट ऑफ पावर। उनका उससे पहले तो इलेक्शन से पहले बहुत होता है मैनिफेस्टो में कि डिवॉल्व करेंगे पावर, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो एक फैक्शन जो है, एक ग्रुप जो है वो पावर में आ जाता है तो फिर क्या होता है, द साइकिल रिपीट इटसेल्फ, और फिर वो बिल्कुल भूल जाते हैं उनके क्या उनके वो हैं राइट्स वगैरह हैं मैसेस के, जनरल पब्लिक के, और उनको ये एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। और इसी तरह होता है, एक फैक्शन हुकूमत में आ जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं जी हम मैसेस के लिए काम करेंगे, फिर वो कुछ नहीं होता, फिर वो एलीट पे लड़ाई जारी रहती है, ऊपर जो है इख्तियारात की कशमकश ऊपर जारी रहती है और नीचे जो है मैसेस उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। उनका साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। एज अनदर फैक्शन प्रॉमिसेस देम चेंज, और उनका फिर इसी तरह एक और कोई ग्रुप फैक्शन आ जाता है, ग्रुप आ जाता है, वो कहता है कि जी हम चेंज लेके आएंगे, लेकिन फिर भी उसकी कोई इस तरह ये चलता रहता है। और लेकिन जो मेन चीज़ है कि मैसेज के लिए कुछ किया जाए वो नहीं किया जाता। ओनली टू बैनर देम वंस इट रीचेस द टॉप। उन्होंने कहा लेकिन पहले वही लोग ये बात कर रहे होते हैं कि मैसेज के लिए काम करेंगे, लेकिन जब वो पावर में आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, और इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। What is needed in Pakistan is a consensus among elites on key aspects of economic development and nation building। उनका होना क्या चाहिए पाकिस्तान में कि कंसेंसस होना चाहिए, एक वो होना चाहिए कि among elites on key aspects of economic development and nation building, कि हमने किस तरह इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है और नेशन बिल्डिंग करनी है। उनका लोगों में इसमें वो होना चाहिए, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए किसके दरमियान, हमारे एलिट्स के दरमियान। पॉलिसीज़ रिलेटेड टू स्किल्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीड अ ब्रॉड कंसेंसस। उन्होंने कहा ये जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं इसको भी हम हाईलाइट कर दें, इसको आप जो है ना वो साथ साथ हाईलाइट करते जाए करें। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास होती हैं, जिस तरह ये हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, इसको जो है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक मिनट, इसमें इन्होंने कहा क्या चीज़ हमें चाहिए, यहाँ तक इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये उन्होंने कहा पाकिस्तान में क्या चीज़ चाहिए, हमें कंसेंसस चाहिए किस चीज़ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग में, और फिर जो पॉलिसीज़ हमारे पास होती हैं किस हवाले से, स्किल्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन, नीड अ ब्रॉड कंसेंसस। हमें वो चाहिए कि तमाम लोग इस पर मुत्तफ़िक हों, कंसेंसस हो, इख्तलाफ ना हो कि जी किस तरह हमने पॉलिसीज़ को लेके आके चलना है, जैसे कि लीड आपस के झगड़ों में पड़े रहें, पावर हंग्री, पावर के लिए कोशिशें करें, उन्हें इन पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए। न्यू सेट ऑफ रूल्स मस्ट बी सेट, उन्हें का नए कवानीन होने चाहिए कि किस तरीके से हमने आगे लेके चलना है। वन डेट आइडियली सीक्स टू आइसोलेट एंड गेट रिड ऑफ करप्ट एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। और इसमें रूल्स में क्या होना चाहिए कि आप वो अलग कर दें क्या चीज़ों को, गेट रिड ऑफ, उससे छुटकारा हासिल कर लें। करप्ट एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस में जो चल रही हैं उसे ख़त्म किया जा सके, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में उन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जाए। इफ दिस डज नॉट हैपन, और अगर ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान विल गो ऑन मडलिंग अलोंग एंड कंटिन्यू टू फॉल बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा, ये दूसरे जितने भी ममालिक हैं दुनिया में उनसे पीछे रह जाएगा। तो बेसिकली ये एडिटोरियल था, उसमें इन्होंने बताया गया था कि जितने भी हमारे एलीट हैं वो अगर आपस में जो है उसमें इख्तियारात की जंग में ना पड़ें और नीचे आवाम के लिए भी सोचें, और ये सारी पॉलिसीज़ जो मैंने बताई हैं कि इस पर भी काम करें तो फिर बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान के लिए, नहीं तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन होता ही आया है, अगर हम पूरी अपनी तारीख़ देखें 1947 से, तो इख्तियारात की जंग ऊपर जारी रहती है और नीचे आवाम जो है वो बिल्कुल पिसती रहती है और कोई इनका पुरसान हाल नहीं होता। ये तो एडिटोरियल। बाकी ये जिस तरह मैंने आपको बताया यूट्यूब पे आप जाके youtube.com/dawnnews-editorials वहाँ पे जाके आप चैनल मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कोई भी आपने एडिटोरियल देखना हो तो वो कमेंट मुझे बता दिया करें किस डेट को था,
कमेंट, और मेरी कोशिश होगी कि उस एडिटोरियल पे जो है वो मैं वीडियो बना सकूं वीकेंड पे। रोज़ तो टाइम इतना नहीं होगा कि रिक्वेस्ट पे बना सकूं, लेकिन वीकेंड पे मेरी ज़रूर कोशिश होगी कि कोई एक दो ज़्यादा एडिटोरियल में जो है वीकेंड पे बना सकूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।